आज हमारे साथ धनक पे मौजूद हैं कामरान शाहिद। लेकिन आज हम इनका इंटरव्यू बतौर होस्ट नहीं, एक बतौर हिदायतकार कर रहे हैं, वो भी फिल्म के। जनाब, तो बताएंगे कैसे फिल्म हिदायत। पहले आप बताएं, आपको ट्रेलर ठीक लगा? फिल्म को देखा आपने? मुझे ट्रेलर अच्छा लगा और बड़ा प्रॉमिसिंग था। मैंने आपको बल्कि हाँ जी, मैसेज भी किया था और दुआएं हमारी बिल्कुल बहुत साथ शुक्रिया। हैं कि ये अल्लाह करे ये देखिए फिल्म जी, ये फिल्म कामयाब। जो है ना, ये मैं आपको हंसते हुए एक बात बताऊं, लेकिन बात सीरियस है, एक मिरेकल है। क्योंकि मेरी तो कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। मैं तो ना किसी एनसीए से पढ़ा हूं, ना किसी अमेरिकन कैनेडियन स्कूल से पढ़ा हूं। मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था कि हमें शाहिद साहब ने कभी स्टूडियो नहीं जाने दिया। ना मैंने कभी किसी डायरेक्टर को काम करते हुए देखा है, ना मैंने किसी स्क्रिप्ट राइटर से ट्रेनिंग ली है, ना मैंने खुद कभी काम किया है। तो इस फिल्म को खुदा के फजल से रिलीज के काबिल कर देना, मैं समझता हूँ कि एक मिरेकल इन इटसेल्फ है, विदाउट एनी टेक्निकल नो हाउ। तो आपका सवाल ये कि ये फैसला क्यों किया? मुझे ये जो स्टोरी थी, प्राइमरली आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से पढ़ा भी, फिर लंदन से जाके मास्टर्स एमफिल किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और हिस्ट्री इज माय सब्जेक्ट, पढ़ाया भी फिर मैंने। तो 71 का जो एरा है, उसके उसके मुतालिक पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स और हिस्ट्री बड़ी अपॉलोजेटिक है। मे भी होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दैट। लेकिन उसमें बहुत से फैक्ट्स ऐसे थे जो मुझे नजर आए न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पढ़ने से, पाकिस्तानी टेक्स्ट पढ़ने से नहीं, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट। मतलब उस जमाने में जो इंटरनेशनल रिपोर्टिंग हुई, एक बहुत बड़ी किताब आई हुई थी इसी दौरान जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, शर्मिला बोस की, बंगाली है वो, अमेरिका में पढ़ाती हैं, डेथ रेकनिंग। उसमें उन्होंने जो कैजुअलिटीज या जुल्म दोनों साइड्स में वो दिखाए। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। एक बंगाली राइटर जो है वो ये तो बता रही है कि पाकिस्तान ने क्या ज्यादतियां की बंगाल के साथ, लेकिन वो ये भी बता रही है कि बंगाल से क्या ज्यादतियां हुई पाकिस्तानियों के ऊपर। तो फैक्ट्स तलाश करते करते फिर मैंने सोचा कि इसको एक स्क्रिप्ट लिखूं। अब स्क्रिप्ट लिख लिया, मेरा डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं था, या इरादा भी नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह का स्क्रिप्ट पे कोई हाथ नहीं डालता पाकिस्तान में। यहाँ बनती है कॉमिक फिल्में, पिछले 10 साल में सुपरहिट फिल्में हुई हैं, आप देख लें उनमें से कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको आप दूसरे डिस्टिंग्विश करके कहें कि यार ये फ्रेम वाइज या इवन पोस्टर वाइज या इवन टाइटल वाइज जो है डिफरेंट लग रही है, या इवन जो कलर की थीम दिखा रहे हैं, जो डांसिंग मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, उस हिसाब से कोई डिफरेंट है। अगर जो ये फिल्म भी एंटरटेनिंग है, इस फिल्म में भी गाने हैं, इस फिल्म में भी सब कुछ है, लेकिन इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है। और इसके सब्जेक्ट पे कोई बंदा हाथ डालने को तैयार नहीं था। ये नहीं कोई ढकी छुपी बात है 71, लेकिन आप देखें ना कि यहाँ पे रियाज शाहिद साहब ने इतनी बड़ी फिल्में बनाई, फलस्तीन पे बना दी, कश्मीर में बना दी, 71 पे कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा काम वही करो जिसपे कोई हाथ ना डाल सके। तो फिर इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ गई। अच्छा, तो आपने ये लिखी भी खुद और डायरेक्शन भी आपकी खुद है। आपने इसमें कहा कि गाने हैं 10 गाने। 10 गाने, तो ये एक म्यूजिकल फिल्म, म्यूजिकल रोमांटिक सागा। तो अब आपने उसको एक मतलब सियासी वाकये के तारीख का जो एक सियासी वाकया है तो उसके तनाजुर में लिखा है। तो वो जो है आपने उसको अच्छा जो आपका, क्योंकि ये जो लव स्टोरी है बिटवीन बंगाली गर्ल एंड पंजाबी बॉय, निजामुद्दीन एंड जीनत। जीनत का रोल सादिया खान ने प्ले किया है और निजामुद्दीन का मिकाल ने किया है। बेसिकली दे बोथ मेट इन ढाका यूनिवर्सिटी वेयर द लव इमर्ज्ड, और उसके बाद फिर ढाका फॉल होता है। ये मिलते हैं ढाका फॉल से पहले। अच्छा, तो पहले और बाद के हालात दोनों को पिक्चराइज किया गया इसके अंदर। द पॉलिटिकल डोमेन इज थोड़ी है, आउटस्कर्ट्स में है, लेकिन इम्पैक्टफुल है। असल जो है वो रोमांस ही है। अब देखें ना, इमोशंस वहां से लिए हैं आपने। इमोशंस तो देखें, इमोशन तो उस बच्चे के भी हो सकते हैं जिसके बाप को उसे सेपरेट कर दिया। अगर मैंने फिल्म में दिखाया मिसाल में, इमोशन को हम पता नहीं रोमांस के साथ ही को मुंसलिक कर लेते हैं, लेकिन यस यू आर राइट कि जो ओवरऑल जो इमोशन रन कर रहा है वो रोमांस का ही है। और उसमें आपको बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे जो आपको शायद ट्रेलर्स में नजर ना आए। वो उस फिल्म के सरप्राइजेस हैं। वो इसलिए रखे गए हैं कि इसलिए नहीं कि आपसे छुपाया जाए साफियों से, वो इसलिए कि अगर आपको बताया जाएगा तो फिर वो ऑडियंस को दिखाने के लिए नहीं आ जाएगा, क्योंकि ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज रखा गया कि वहां आके देखे। तो यस, पॉलिटिकल एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल थिएटर सेट हुआ था 70 से लेकर 71 तक, जो ये 2 साल कवर हो रहे हैं इस फिल्म में। और उसके दरमियान एक डोमिनेटिंग लव स्टोरी इमर्ज करती है। डोमिनेटिंग का लफ्ज मैंने कोई फिल्म की उसमें नहीं कहा, यानी कि वो फिल्म के जो डिफरेंट ट्रैक्स है उनमें डोमिनेटिंग ट्रैक है, सॉरी। अच्छा, ये बताएं, आपको ये फिल्म लिखने में और फिर अब उसको पूरा एडिटिंग टेबल से उठाने तक कितना टाइम आपको अरसा लगा? कहूँगा भी इस तरह है कि
2 साल तो उसका स्क्रिप्ट लिखने में लगे। आप समझें कि रफली 2014 से 14 पूरा साल लगा ले, 15 पूरा साल लगा ले। 2016 के एंड में कहीं शूट पे गई है, 3-3.5 साल शूट। फिर बेसिकली हम इसको मार्च या ईद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2020 में रिलीज कर रहे थे, कोविड आ गया। बिल्कुल। तो वो असल में जितनी फिल्में भी है ना जो अभी पहले भी आई, जिनके पता लगा 6-6 साल लगे, वो 6 साल लगे नहीं होते, वो 2.5 साल तो आप कोविड के निकाल दें बीच में से। तो पूरी दुनिया का सिनेमा बंद था। अब जैसे इस फिल्म का साउंड किया है श्रीजेश नायर ने, वो इंटरनेशनल साउंड डिजाइनर है, जिन्होंने आई थिंक हैरी पॉटर जैसी फिल्मों के साउंड डिजाइन किए हुए। तो अब वो कह रहे थे हमारा ऑफिस ही बंद है। तो फिल्म तो मेरी रेडी है, साउंड का काम होता है 25 दिनों का, लेकिन वो है कुछ नहीं, वो अपने घरों में बैठे हैं सारे, क्योंकि वहां तो और ज्यादा आपको पता है बाहर तबाही आई हुई थी, यहाँ तो इतनी नहीं आई, बाहर बहुत आई हुई थी। तो इस फिल्म का जो जैसे कि वीएफएक्स जो है वो हॉलीवुड के लिए जो काम करते हैं स्कॉट न्यूमैन उन्होंने किया, वो भी काम नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो क्योंकि वो बंद हुआ था। तो कोविड की आप 2.5 साल जब ऐड करते हैं तो फिर भी ऑब्वियसली फिल्म का कोई स्केल बड़ा था। जैसे आपको बता रहा हूँ 3 साल इसके शूट में लग गए। ये नहीं कि एक्टर्स की डेट्स का भी कोई प्रॉब्लम कभी हुआ, वो लॉजिस्टिक्स को अरेंज करना, इवन कई दफा सेट्स के ऊपर हजारों की कास्ट होती है उसको मैनेज करना। आप ट्रेलर में आपने देखा है, उनमें कोई बहुत सी जगहों पे डुप्लीकेशन नहीं हुई, लोगों की ओरिजिनल लोग खड़े हुए, सैकड़ों की तादाद में खड़े हुए, एक शॉट में खड़े हुए। अब उनके साथ एक दिन में कोई एक शॉट हुआ करता था, उनको सिंक्रोनाइज करना, वो सीनियर आर्टिस्ट भी नहीं है कि पहले दफे बातों को समझ आ जाए। तो इसलिए स्केल जब बड़ा चला जाए प्रोडक्शन का, तो फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो होती है, फिर टाइम लगता है। ठीक, तो इसमें आपदा जी का भी एक गाना है, अली जफर का टाइटल सॉन्ग। हाँ, आपदा परवीन जी का बड़ा ड्रामेटिक गाना है, बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन पे, और आसिम अजहर का गाना है। इसका म्यूजिक जो है वो बाकिर अब्बास साहब ने बैकग्राउंड स्कोर दिया है, और 2 गाने भी उन्होंने कंपोज किए। बगा जी ने 2 गाने इसके कंपोज किए। इस तरह नवीद नाशाद जो हैं उन्होंने इसके 3 गाने कंपोज किए हैं। निजात साहब हैं हमारे बड़े जबरदस्त वायलिन प्लेयर, उन्होंने इसके 2 गाने वो किए। हुआ ये कि एक्चुअली रवायत ये होती है कि आप एक म्यूजिक कंपोजर से बात करते हैं, लेकिन मुझे ये था कि जिसकी धुन अच्छी लगे मुझे, और जो मेरी सिचुएशन, तो मैं उसके साथ किया। कोई गाने म्यूजिक जो है ना इस फिल्म का, आप कह सकते हैं कि एक यूएसपी है। बड़े अरसे बाद आपको, पहली बात तो इतने गाने होते नहीं फिल्म में, और कोई एक गाना आपको ऐसा नहीं लगेगा जो आपको लगेगा यार वैसी आइटम के तौर पे डाल दिया। एवरी सॉन्ग कम्स इन द वेरी ड्रामेटिक सिचुएशन, और वो स्टोरी स्टोरी को आगे लेके जा रहा है। मतलब कि वो आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। अब हीरोइन जो है फिल्म की, लेट्स सपोज, वो गाने से इंट्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, तो आई एम नॉट मेकिंग एन एक्स्ट्रा, आई एम नॉट वेस्टिंग एक्स्ट्रा मटेरियल और पीपल्स एनर्जी टू पहले उसकी इंट्रोडक्शन बनाऊं फिर उसका कोई गाना दूं। वो मेरे ज़हन में आया तो मैंने उसी से शुरू हो रही है। तो इसी तरह हर गाना सिचुएशन को आगे लेके जा रहा है। तो शूट आपने कहाँ ज्यादा की? लाहौर और कराची। अच्छा, लाहौर और कराची, क्योंकि ढाका दिखाने के लिए समुंदर चाहिए था, तो हमने कुछ ऐसे आइलैंड्स वहां पे किए कराची के अंदर से थोड़ा हट के, जहाँ पे हमें 70 के एरा डिपिक्ट करने में मदद मिली। अच्छा, इसमें आपके वाले शाहिद साहब भी हैं। जी जी। तो आप उनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो क्या अब बड़े धड़ल्ले से डायरेक्ट किया उनको। अच्छा, तो वो आपको ज्यादा बीच में हिदायत देते थे या आप ही की? देखिए, एक बात आप जिंदगी में समझ लें, ये सबके लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पावर क्या और आपकी लिमिटेशन क्या है। अगर आप इस माइंड के साथ जा रहे हैं कि आपको काम का ही नहीं पता, और वो ऑब्वियसली शाहिद साहब ने 250 फिल्में की हुई हैं, मुझसे ज्यादा तजुर्बा होगा उनका, लेकिन if he has been signed as an actor, he has to act like an actor on the set. He cannot be a director. Professionalism यही होता है। तो उन्होंने अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो मैंने उनको बड़ा समझा के तो मैनेज किया। ठीक है, क्योंकि एट द एंड तो उनका तो नहीं है ये डिस्क्रेडिट, जो गालियां पढ़नी है वो डायरेक्टर राइटर को पढ़नी है। एक्टर को तो अगर एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाए तो सारा क्रेडिट एक्टर्स का होता है। एक फिल्म अगर नहीं चलती तो वो कहते हैं डायरेक्टर ही बुरा था या राइटर स्क्रिप्ट ही फारिग था। तो डायरेक्टर राइटर जो भी हो उसका स्टेक ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्टर, खास तौर पे अगर फिल्म ना चले, अगर चल जाए तो फिर सारा क्रेडिट ही एक्टर का है। नहीं, खैर हमेशा ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि फिल्म है ही। सलीम जावेद कुछ एक्सेप्शंस है, और आप कह रहे हैं गुलजार साहब कोई एक्सेप्शन हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो होता ऐसे ही है। वैसे अगर आप जनरली देखें तो अब देखे ना, मौला जट जो बनी थी नासिर अदीब साहब की, तो नासिर अदीब साहब को मिल गई होगी फेम, लेकिन स्क्रिप्ट तो उनके साथ क्रेडिट तो लेके ना सुल्तान रही और वो तो फिर कैरेक्टर वो अमर हो गए। अगर वही फिल्म रह जाती तो वो फिर
एक एक पे हो रही होती बात, शायद एक्टर्स को इतना ना किया जाता, उनका कैरियर बैकअप हो जाता डायरेक्टर राइटर का। अच्छा, आपकी जो फिल्म का टाइटल जो है, मतलब जो पोस्टर है, उसपे जो फॉन्ट है, ये जो हम देख रहे हैं, बंगाली है, इंडियन हाँ नहीं है। हाँ, मैं बहुत से वही लोग मुझे पूछना, कह रहे थे उसके ऊपर कि वो बंगाली स्क्रिप्ट जो है हाँ और संस्कृत का स्क्रिप्ट आपस में बहुत मिलते मिलता जुलते हुआ हैं, है, हाँ। तो उसको हमने उस तरह किया है, वो टच तो है ना बंगाल का, हम्म, तो ये है, वरना ठीक, कोई ऐसी हाँ, बात नहीं है, लोगों को काफी इंडियन कनेक्शन कंफ्यूजन, नहीं हाँ। है। तो अच्छा, ये बताएं कि आप बतौर डायरेक्टर आए शोबिज में, आपके वाले साहब बहुत बड़े अदाकार जी रहे जी। हैं, और आपने पहले तो स्क्रीन पे आई तो आप एज अ होस्ट आए, और आप शोबिज में आए तो एज अ डायरेक्टर आए, तो कभी अदाकारी का आपको नहीं शौक हुआ करने का? असल में मेरी वालदा एक बहुत बड़ी रिलीजियस फैमिली से उनका ताल्लुक है, हम्म, तो वो हमेशा ही खिलाफ रही हमारी फिल्मों में आने के, हम्म, वरना तो शाहिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, हम्म, और उस वक्त सईद नूर साहब टॉप पे डायरेक्टर थे, तब की बात नहीं जब जीवा वगैरह उनकी फिल्में आई हुई हाँ, थी, तो मेरी वालदा वाज द की वजह से शायद मैं नहीं आ सका इसमें, वरना मैं जाहिर तौर पे इसको इतना बुरा नहीं समझता परफॉर्मिंग हम्म। आर्ट को। तो अब कभी मौका मिला तो कोई अब तो उम्र ही रोल? गुजर गई नहीं, है। उम्र क्या, अगर एक्टर की उम्र थोड़ी होती है कोई, अब कोई कुछ कह नहीं कैरेक्टर? सकते, फिर अब देखें, अच्छा, वालदा से पूछना पड़ेगा फिर भी। अच्छा, जी ठीक। अच्छा, अभी भी वालदा से जी पूछेंगे? जी, ऑब्वियसली। अच्छा, चलिए। अच्छा, आप ये बताएं, आपकी कास्ट आपने क्या, आपने कहा जुल्फिकार और सादिया खान, आपने क्या इनको किस तरह से कास्ट किया, कुछ का बताएं। मतलब इसमें आप जानना कुछ ये चाह रही हैं कि इनको क्यों कास्ट किया, या आप जानना चाह रही हैं कि कैसे इनको कास्ट किया? कुछ नहीं, इनको राब्ता किया इनसे। अच्छा, नहीं मतलब आपकी जो अपनी आपने जो कहानी लिखी, तो आपने क्या सोचा एक कि ये फिट हो रहे हैं ये अदाकार आपके देखें कहानी उसमें में? एक्चुअली ये फिल्म जो है ये हम्म, स्क्रिप्ट ड्रिवन है, हम्म, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा स्टार अगर आ जाए तो हम्म, बहुत अच्छा है, हम्म, और मैकाल भी बहुत बड़ा स्टार है मेरे बिल्कुल, नजदीक, तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि आप लेट्स सपोज किसी का भी नाम लेंगे वो आ जाए तभी अच्छा है, लेकिन ये फिल्म अगर चलेगी ना तो ये स्क्रिप्ट पे चलेगी, बिल्कुल। और इसका जो थीम जो है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है, इस तरह की चीज हम्म, पब्लिक ने पहले कभी देखी नहीं है, तो आई थिंक दैट इज द सेलिंग पॉइंट, म्यूजिक एंड द स्क्रिप्ट मेरे नजदीक। तो आप जो कह रही है बेकार और सादिया, मुझे तो दोनों बड़े अच्छे लगते थे, हम्म, और यंग लड़का लड़की का रोल करना था, हम्म, तो मिकाल ने जब ये फिल्म की उस वक्त तो वो और थिन और और स्मार्ट थे, हाँ, अब भी हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने जिंदगी का बेस्ट रोल किया है, हम्म, जितना इसमें आप देखेंगे परफॉर्मेंस हम्म, उनके, जितनी अब तक उन्होंने फिल्में की हैं या उनकी जो फिल्में आ भी रही हैं, नहीं, वो बहुत एज एक्साइटेड है इस रोल के लिए एज अपने, कंपेयर, हाँ, नहीं आप देखेंगी उन्होंने और हाँ, सादिया ने, हाँ, सादिया के मतलब ये था कि वो बड़ी हम्म, रिजर्व रहती हैं, हम्म, वो है ऐसी, लेकिन हम्म, उनसे मैंने बहुत काम लिया इस फिल्म में, आप देखेंगे आपको पता चलेगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चलिए, आयशा उमर ने हाँ, बहुत एक्सेप्शनल काम किया, हम्म, आपने पूछा नहीं, मैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हम्म, और उनका जो ट्रैक था इतना चैलेंजिंग था, खासतौर पे उनके शमून के साथ जो हम्म, कन्फ्रंटेशनलिस्ट और सेंसेशनल सीन्स, नॉट सेंसेशन इन द सेंस ऑफ हम्म, रोमांस, बट इन द सेंस ऑफ कि जिस सिचुएशन से वो गुजर रही थी, हम्म, उसमें बीइंग का खातून जिस तरह उन्होंने एक्ट किया है, हम्म, मतलब वो खुद भी बता रहे थे, वो कई दफा खुद ही रो पड़ती थी सेट के ऊपर, इतना वो हम्म, उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया, तो आयशा उमर ने बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल किया है। सुहेल अहमद साहब ने एक्सेप्शनल हम्म, फिनोमिनल रोल किया, आप एंजॉय करेंगे उनकी परफॉर्मेंस जो है, जिस तरह उन्होंने अपनी हम्म, बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया है, और इसमें उन्होंने फिल्म की वो हाईलाइट है। शाहिद साहब तो खैर है ही शाहिद साहब, उनके हम्म, बारे में क्या बताऊं मैं। महमूद हसन साहब ने बहुत जबरदस्त लगे, हाँ, शेख मुजीब, इसी तरह चीमा साहब ने अपना रोल अच्छा प्ले किया, हम्म, लड़के के बाप बने हुए बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। समीना पिज़ा साहिबा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, जो एरोगेंस चाहिए थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने बिल्कुल वो दी है, वो दिए, तो आई थॉरली एंजॉयड वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। शबून अब्बासी आउटस्टैंडिंग, मतलब अगर आप मुझे वो कह रहे हैं कि एक हम्म, शख्स परफॉर्मेंस वाइज, सुहेल अहमद साहब और शबून अब्बासी, हम्म, और शबून अब्बासी की परफॉर्मेंस तो ये है कि आई मस्ट से कि उनको हॉलीवुड में होना चाहिए, हम्म, मतलब ये अपनी फिल्म की वजह से नहीं कह रहा मैं, तो ही वो बंदा इतना पैशनेट होकर इतना खुद के एक्टिंग करता है कि अगर डायरेक्टर कह भी देना ओके टेक है, वो तीन खुद भी दे रहा होता है अपने तौर पे। हम्म, आउटस्टैंडिंग बंदा है, आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट, सबने बड़ा अच्छा मेरे साथ तो बड़ा ताउन किया, मुझे रियलाइज नहीं होने दिया कि ये इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं और हम्म। मुझे काम का पता ही नहीं है, तो अच्छा, इसमें आपने बहुत सारे पॉलिटिकल हिस्ट्री के जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स थे वो आपने अपनी फिल्म में भी सिर्फ शामिल दो, किए? सिर्फ दो मेनली किए? कौन? तीन आप कह सकती हैं। हाँ, भुट्टो साहब का एक सीन है इसके अंदर,
लेकिन क्योंकि ये फिल्म जो है ये ना भुट्टो की पॉलिटिक्स में ना ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। इसमें अगर आपको शेख मुजीब नजर भी आ रहे हैं या इंदिरा गांधी, वो एक आउटस्कर्ट्स पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये इस तरह की नहीं कोई पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इसके अंदर। ओके, वो है, बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, पाकिस्तान टूट रहा है, बांग्लादेश बन रहा है, लेकिन वो इतना वो नहीं हो रहा कि कोई मैं आपको कोई पॉलिटिकल ड्रामा दिखा रहा हूँ। प्योरली कमर्शियल एंटरटेनिंग फिल्म। पॉलिटिक्स को बहुत मिनिमम रखा हुआ है जहां जरूरत पड़ी वहां पे। तो इसलिए भुट्टो साहब पर अदनान जिलानी साहब ने वैसे सेपरेटली मेरे साथ एक प्ले किया जो मैंने रिलीज नहीं किया, वो ट्रायल के नाम से। उन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस दी है उसके अंदर भुट्टो के रोल की। लेकिन इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर उनकी गुंजाइश थी क्योंकि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। तो वो एक जगह भी उनका मुजीब के साथ जहां टाकरा है ना, पीपल विल एंजॉय द डायलॉग्स आई थिंक, क्योंकि भुट्टो साहब इज रिप्रेजेंटिंग वेस्ट एंड मुजीब इज रिप्रेजेंटिंग बंगाल। तो उस वक्त तक सिर्फ एक सीन है, मतलब आप इसे अंदाजा लगा लें। बाकी पॉलिटिकल फिल्म नहीं है एट ऑल, आई मस्ट से। इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ बार बार। तो अभी जो आप आगे जो आप कह रहे हैं कि वो ट्रायल के नाम से, तो वो एक वो पॉलिटिकल प्ले अलग है जी जी, वो भुट्टो की लाइफ पे बायोपिक है। अच्छा, वो बायोपिक होगी, ठीक है। तो अच्छा, तो ये इसके लिए आपने बायोपिक आप बना रहे हैं, तो आपने कोई आप प्ले की बात कर रही हैं? हाँ, नहीं, ट्रायल की बात कर रहे हैं, हमें प्ले है ये क्या ये प्ले है। तो इसके लिए आपने कोई परमिशन और ये खत्म हो चुका है, प्ले कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, हो चुका है, तो सारी वो चीजें जो 100 होती एपिसोड्स हैं। हैं। ओके, तो ये कहाँ, टेलीविजन के लिए? ये भी डिसाइड नहीं किया मैंने। अच्छा, कि ये मैं किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे दूंगा, या ये मैं कहाँ पे दूंगा। लेकिन ये है कि उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया। नुमान निजात साहब, मारिया बास्ती साहिबा, जवेरिया बास्ती साहिबा, सुहेल अहमद साहब, उसके अंदर कवि साहब है, उसके अंदर इस तरह औरंगजेब रंगू साहब है, शुजात हाशमी साहब जो है हमारे बड़े सीनियर एक्टर जो थे, वही बहुत बड़ी कास्ट है। अच्छा, लेकिन आमतौर पे हम किसी शख्सियत पे बायोपिक बनाते हैं तो उसकी फैमिली वगैरह से कंसर्न उनको होता है, तो ये आपकी सारी रिक्विजिट पूरी हो चुकी है? ये जो है ना, आर्ट के ऊपर कदगने, इसी वजह से फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान में ना भी रिलीज किया वो ड्रामा, तो मैं उसको इंशाल्लाह इंटरनेशनल रिलीज करूंगा। ये फजूल बातें हैं। ये जो इतनी बड़ी फिनोमिनल पर्सनैलिटी लाइक भुट्टो, वो सबका है, ये इसमें फैमिली। देखिए, आप फैमिली की सियासत जितनी पाकिस्तान में हो रही कर रहे हैं ना, अब फिल्म इंडस्ट्री को भी उस पर आप करना चाहते हैं। मतलब ये तो ऐसे है कि गांधी की फिल्म बनाने से, गांधी पे कितनी फिल्में बन चुकी हैं, अब ये थोड़ी गांधी की फैमिली से आप परमिशन लेते फिरेंगे। एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, उस पर आपको करना चाहिए। और अगर आप उसको सही पोर्ट्रेल नहीं करेंगे, आवाम ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। देखे ना, एक आम आदमी तो नहीं है वो, तो उसको आप ये तो नहीं कर सकते कि आपको डाउनग्रेड करने के लिए बना रहे हैं। ठीक, तो ये है। ठीक। अच्छा, आप ये बताएं, आपने कितनी फिल्में आप रेगुलर देखते हैं? सिनेमा में या वैसे उसमें? कहीं भी। नेटफ्लिक्स पे तो मैं बेताशा देखता हूँ। अच्छा, बेताशा। और पाकिस्तानी सिनेमा में मैंने आखिरी फिल्म देखी थी, अपनी ख्वाहिश से जाके देखी थी, वो थी टाइटैनिक और चूड़ियां। चूड़ियां तो बहुत पुरानी बात है, उसके बीच में आप कोई देखी नहीं? एक फिल्म मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने जबरदस्ती दिखा दी, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं करता देखने में, लेकिन वो मैंने देखी। ना नाम पूछेगा फिल्म का और ना दोस्त का पूछेगा, लेकिन बाकी ये कि मैं पाकिस्तानी सिनेमा में नहीं जाके देखता। हाल ही की फिल्म है वो जो भी। हाँ जी, हाँ जी। फिर तो सब समझ ही गए होंगे कौन सी है। नहीं, मैंने मोनाजिट देखी। देखिए, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। ठीक। अच्छा, अब वालिद साहब की कितनी फिल्में देखी हैं आपने? उनका जब मैं इंटरव्यू करने जा रहा था, तो तब मैंने रिसर्च जब की तो मुझे पता चला कि उन्होंने तो बहुत काम किया है। अच्छा। मैंने उनका एक जो फिल्म के उनके इंटरव्यू के लिए मोन्टाज बनवाया, कोई 4-5 मिनट का, जो पूरे 2 एपिसोड चल रहा था, और उसमें बेतहाशा काम दिखाया। वो सिर्फ उनकी 8-9 फिल्में थी, जबकि उनकी कोई 150-200 फिल्में हैं। 1971 से लेके 1981 तक ही वाज द ओनली सुपरस्टार पाकिस्तान के जिनकी सालाना 16-17 फिल्में आ रही थी। तो उनकी मैंने सारी फिल्में तो नहीं देखी, लेकिन अक्सर मतलब अच्छी फिल्में जो उनकी मशहूर फिल्में हैं, लेकिन कई तो सोचता हूँ कई मशहूर फिल्में भी नहीं देखी हुई मैंने। अच्छा, देखी है तो जब लेकिन मैंने उनकी फिल्में बड़ी कीन नहीं देखी है। जो इमरान जान होता है, वो मैंने कोई सैकड़ों दफा देखी है। तहजीब है, सैकड़ों दफा देखी है। दीदार है, सैकड़ों दफा देखी हुई। सुरैया भोपाली, वो मैंने बेताशा दफा देखी हुई। तहजीब और इमरान जान तो मेरी फेवरेट फिल्म है। और शबाना अच्छी फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मेरे दिल के करीब जो है तहजीब और इमरान जान। अच्छा। और रानी साहिबा जो है, वो शी इज माय ऑल टाइम फेवरेट। हसन तारिक साहब एज अ डायरेक्टर इज माय ऑल टाइम फेवरेट। उनकी डायरेक्शन देख के मुझे बड़ा मजा आता था फिल्म्स की। तो वालिद साहब का पेयर सबसे ज्यादा ना आपको किसके साथ अच्छा लगता था?
लगता है अभी भी ज़ाहिर उनकी फिल्में तो मौजूद है। वो एक सहर अंगेज शख्सियत हैं, उनके साथ जो भी खड़ी हो जाए वो अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आई विल पुट इट दिस वे, जो भी ठीक खड़ी हो है। जाए। अच्छा हाँ, एक और आपसे हमें जी ये बात प्लीज। करनी थी कि आपने बड़े इंडिया में जाके बड़े आपने लता जी, फिर इसके अलावा वहाँ कर जो एक वेटरन्स हैं जी जी जी। उस इंडस्ट्री के, आपने उनके इंटरव्यू किए, तो वो कुछ बताएं तजुर्बा लता जी कैसा लगा? जो है ना, वो हाँ। मैंने जब लता जी को, दो शख्सियत को जब मैंने देखा ना अपनी जिंदगी में मिला, तो मैंने जर्नलिज्म को दोनों हाथों से सलाम किया कि इस वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। एक दिलीप साहब हम्म। और एक लता जी। लता जी ने तो 3 दिन मुझे होस्ट किया अपने घर में बॉम्बे में, अच्छा, जबरदस्त। और उन्होंने मुझे एक पर्स दिया तोहफे में, वेरी स्वीट ऑफ हर। अपनी तमाम सीडीज जो थी वो साइन करके दी, डब्बे जो थे उनके। अपनी एक तस्वीर निकाली ब्लैक एंड व्हाइट में, साइन करके दी। तो लता जी से मिलना तो ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊं, वो तो मैं अल्फाज में एक्सप्लेन। और दिलीप साहब से, दिलीप साहब 2.5 घंटे इस तरह ही आप और मैं इसमें बैठे बैठे हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़े रखा 2.5 घंटे, एंड आई डिड नॉट लीव माय हैंड। और क्या खूबसूरत बंदा, मतलब आज तक इन दोनों मुलाकातों का सहर मेरे दिमाग पे है। गुलजार साहब से बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू हुआ, बड़े अच्छी शख्सियत है। ऋषि कपूर जी, पूजा भट्ट साहिबा, मुझे तब से पसंद जब से उनकी फिल्म आई दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, तो मुझे बड़ा उनसे, फैन। क्योंकि मिलने का इश्तियाक था, हाँ तो मैंने इंटरव्यू किया उनका। हाँ। और वो शी सच अ मॉडेस्ट, महेश भट्ट साहब सच अ मॉडेस्ट, ऋषि कपूर हम्म। साहब, ये लोग इतने झुके हुए लोग हैं। हम्म। और मुझे बड़ा प्यार दिया उन्होंने जब मैं उनसे मिला हूं जाके वहां पे। तो इंडिया का बड़ा जबरदस्त रहा मेरा। हाँ। तो अब आपको कैसा लगता है कि उनकी फिल्म्स हमारी नहीं लगती, हमारे एक्टर्स उनके यहाँ नहीं जा रहे, तो इसके बारे में आखिर में थोड़ा सा बताएं, आप आपका ख्याल क्या है बींगा? देखो जी, दो जाविये हाँ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के। एक ये है जो कि ठीक है, होगा ये भी, हम्म। कि जी इंडिया की फिल्में आप लाएंगे तो लोगों का मोमेंटम बनेगा सिनेमाज में जाने का। हम इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम इतनी प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहे। जब तक आप एक जायज कट नहीं देंगे प्रोड्यूसर को, जब तक आप उसको आप जब तक ट्रीट करते रहेंगे पाकिस्तान की फिल्म के प्रोड्यूसर को एज इफ कि जैसे इंडिया का प्रोड्यूसर है, इसके पास पूरी हिंदुस्तान की हजारों सिनेमास की मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट अलग है, हॉलीवुड की वर्ल्ड मार्केट अलग है। जब तक आप कंपैरिजन वो करते रहेंगे, जी हम तो आपको उतने देंगे जितना वहां का सिनेमा वाला दे रहा है, या एग्जीबिटर दे रहा है, या डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, इस मुल्क में कोई फिल्म नहीं बनाएगा। कोई पागल ही होगा जो फिल्म में, जो जुनूनी होगा कोई, जो कहेगा कि यार मैं फिल्म बनाऊं, फिर मुझे 34% मिले उसमें से, मैं मेहनत करके फिल्म बनाऊं और एंड में 34% वो टुकड़ों टुकड़ों में मिले। व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट, मतलब क्यों बनाया आप इसके लिए? तो इसलिए इस मुल्क के अंदर थोड़े लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सिनेमा को भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर चलो फिर भी उसका तो ठीक है, 10% वो ले लेता है वो। अब डिस्ट्रीब्यूटर डिपेंड करता है। अब नदीम मांडी वाला है ना, वो जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं फिल्म के अंदर, मैं कहता हूँ वो अगर 20% भी मांग लेना डिजर्व करते हैं। मतलब वो फिल्म की प्रेजेंटेशन को कहां से कहां ले जाते हैं। मतलब तो आपने खुद भी देखा होगा, उन्होंने जितनी फिल्में अब तक डिस्ट्रीब्यूट की हैं, वार थी या मौला जट थी, या अभी वो मेरी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस बंदे को के अंदर फिल्म प्रोजेक्ट करने की सेंस है, एग्जिबिट करने की। तो आई थिंक वो ही मेक्स द डिफरेंस एंड ही डिजर्व्स इट, बट नॉट दी ऑल ऑफ देम। और इसी तरह सिनेमा जो कट ले जाते हैं, तो आई थिंक उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जाना है। चलिए, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? ईद पे आ रही है जी, हुए तुम अजनबी, और 2023, अगर आपका दिल करे तो देखने आइएगा। और मुझे लगता है कि दिल आपका करेगा। अभी जो इसके जिस तरह सॉन्ग्स आ रहे हैं और जिस तरह इसके मजीद ट्रेलर्स आएंगे, दिल आपका चाहेगा मोर एंड मोर। दिल करे तो जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।